हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखते हैं आरबीआई क्या क्या फंक्शन करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक और फंक्शंस रिलेटेड टू कॉमर्शियल बैंक। दो तरह के फंक्शन है। एक किस रूप में कार्य करना, फंक्शन एज सेंट्रल बैंक, देश के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य, और दूसरा फंक्शन एज कॉमर्शियल बैंक और अदर बैंक, अदर बैंकों के रूप में भी कार्य करता है। देखते हैं कौन कौन सा। चलिए पहला फंक्शंस रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक। फंक्शंस रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक में क्या है, इशू ऑफ पेपर करेंसी। इशू ऑफ पेपर करेंसी, वो नोट छापता है देश के लिए, जितना जरूरी होता है उतना वो नोटों को छापता है। और कैसे छापता है, उतना रिजर्व बनाकर। गवर्नमेंट जब कहती है नोट छापिए तो कहता है उतना रिजर्व रखिए मेरे पास, गोल्ड या सिल्वर में, सोना या चांदी में, कुछ भी वैल्यूएबल गुड्स हो उसको रखिए हमारे पास उतना रिजर्व में, तब हम उतने की नोट आपको छापकर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सारा पैसा किसके पास होता है, आरबीआई के पास। इसलिए सारा पैसा गवर्नमेंट का बैंकों के पास होता है, आरबीआई के पास होता है। आरबीआई को जैसा निर्देश देती है गवर्नमेंट वैसा वो कार्य करता है। मेरे लिए बैंकर कौन है, मेरा सेविंग अकाउंट जहां जिस बैंक में हो मेरे लिए वो बैंकर है। ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए कौन बैंकर है, आरबीआई। अच्छा, बैंकर टू द बैंक, ठीक उसी तरह बैंकों का भी सारा पैसा किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। जब भी वो जमा करना चाहते हो तब वो किसके पास जमा करते हैं, आरबीआई के पास। और क्या फंक्शन करती है आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब देश में कितना किसको लोन किस सेक्टर को मिलना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है, कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा मिलेगा, जिसको ग्रामीण एरिया बोलते हैं, रूरल एरिया में ज्यादा जाएगा, है स्मॉल स्केल बिजनेस को ज्यादा जाएगा। किसको ज्यादा देना है किसको कम करना है, इसको बोलते हैं बैलेंस करना। ठीक है, इसी बैलेंस को बोलते हैं यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल। किसको ज्यादा लोन मिलेगा किसको कम लोन मिलेगा, ये डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी, देश में कितनी मुद्रा चलन में रहेगी, कितनी रोक ली जाएंगी, और सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी को बैलेंस करने का काम किसका है, सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी को बैलेंस करने का काम किसका है, आरबीआई। देश में कितनी मुद्रा चलेंगी कितनी नहीं चलेंगी, ये डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई। अच्छा, कुछ अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे कि क्लियरिंग हाउस का फंक्शन। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस एक दूसरे का बैंक का जो डेब्ट होता है उसको क्लियर कराता है। 2, 4 बैंक, 10 बैंक, 50 बैंक जो एक दूसरे के ऊपर चेक लिखते वगैरह हैं, एक दूसरे का पेमेंट देना होता है तो उसको एडजस्ट करके एक पेमेंट बना देता है, उसको बोलते क्लियरिंग हाउस का फंक्शन। ठीक है, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करिए, क्लियरिंग हाउस की वीडियो देखिए, उसमें पूरा मतलब पता है चलेगा। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट। कृषि साथ क्या करना, प्रोवाइड को क्या बोलते हैं, देना नहीं, व्यवस्था कराना। देखिए कभी कभी वर्ड रुक जाता है, ठीक है, व्यवस्था कराना, कृषि साथ की व्यवस्था करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट, वही बात है कि भैया किसको कितना लोन दिया जाएगा। अब बताइए, एग्रीकल्चर को दे सकता है, ठीक है, देने का काम है उसका, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं दे सकता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो हम लोग पढ़े थे। और क्लियरिंग हाउस का फंक्शन करता है पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डाटा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि भैया जो डेटा हमको मिलता है, आप सुनते होंगे जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, जीडीपी ये हो गई, पर कैपिटा इनकम ये हो गई, नेशनल इनकम बढ़ गई। ये डेटा कौन बताता है, ये सब का ब्यौरा कौन रखता है, बात समझ में आ रही है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है,
जितना पूरी देश की आय है उसको पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, हर एक आदमी की आय पता चल जाएगी, हर एक आदमी की आय पता चल जाएगी पर कैपिटा इनकम हो। तो ये सब डेटा कौन देता है? आरबीआई का। वो कलेक्ट भी करती है आरबीआई, करवाती है और देती भी कौन है? आरबीआई। अब पब्लिश भी करती है, जनता को बताती है, देश को पता भी चलना चाहिए, है ना, कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है देश में, नेशनल इनकम बढ़ रही है, घट रही है। अच्छा, फंक्शंस रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के रूप में क्या क्या काम, कमर्शियल बैंक क्या काम करता है भैया? जमाए स्वीकारिए, ऋण प्रदान करिए। तो यहाँ भी देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा बोरोइंग एंड लेंडिंग। बोरोइंग और लेंडिंग मतलब क्या है? उधार लेना, उधार देना। कभी कभी आरबीआई ले भी लेती है और कभी कभी आरबीआई ले भी देती है। लोग जिसको जरूरत होती है उसको तक पहुंच पाती है। कैसे? अगर वो सरकार को लोन देती है तो 90 डेज, मैक्सिमम कितने दिन के लिए देती है? 90 डेज के लिए। और अदर बैंक्स को देती है तो कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल बिल्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने जैसे कि नाबार्ड वगैरह, नाबार्ड हो या फिर एग्रीकल्चरल बैंक हो, कृषि बैंक जिसको बोलते हैं, उसने एक बिल लिखा, उस बिल पर पेमेंट मिल सकती है, उसको लोन मिल सकता है, बट सिर्फ कितने महीने के लिए? 15। ठीक है, 15 महीने से ज्यादा का नहीं। अच्छा, पेमेंट ऑफ फॉरेन बिल। फॉरेन बिल क्यों भैया? हमने किसी से माल मंगवाया, हमने किसी से माल मंगवाया बाहर के देश से। अब बताइए वो पेमेंट लेगा कि नहीं? तुरंत हमसे लेगा। उसने क्या किया? एक बिल भेज दी, साथ साथ में जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे और उस बिल को जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है फॉरेन बिल। ठीक है, कोई बाहरी देश का आदमी, उसने क्या किया? हमारे देश के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर उसने बिल लिखा कि भैया ये आदमी हमको पेमेंट दे देंगे क्योंकि इनका हमारा भिजवा चुके हैं। अब बताइए वो क्या हुआ? जैसे ही मेरे पास आया, मैंने साइन करके दिया उसके एजेंट को, वो जाएगा यहां से पेमेंट ले लेगा। कौन से बैंक से? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। कहां से? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किसके अंडर में रहकर काम करती है? अच्छा, मान लो हमने खरीदा था, हम बेचे भी तो, हम बेचे भी अगर हम बेचे तो माल बेचे तो बेचने के टाइम पे क्या होगा? हम एक बिल लिख के देंगे तो भैया साइन हो जाएगी और वहां से पेमेंट भी रिसीव हो जाएगी। वो भी किसके थ्रू होगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के थ्रू, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किसके अंदर में रहकर काम करता है? ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। रिलेशन विद फॉरेन बैंक, ये जरूरी है, फॉरेन बैंक के साथ रिलेशन रखना, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है। अच्छा, 12वीं एंडिंग से पढ़ चुके। एक्सचेंज ऑफ प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि उसका अधिकार है, आरबीआई का ये अधिकार है कि वो सोने की धातुएं खरीद और बेच सकता है। ठीक है, ये उसका अधिकार है और वो करता भी है, खरीद बिक्री करता है कोई भी प्रीशियस मेटल। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरा नंबर यूज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 8957908957। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए, कृपया व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, कॉल वैसे भी नहीं उठेगी। गुड लक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई को कौन कौन सी काम करने से मनाही है, मतलब आरबीआई कौन काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें कुछ 5 पॉइंट है, देखते हैं 5 पॉइंट क्या क्या है। पहला, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, जैसे कि आपको पता होगा बैंक सारे क्या करते हैं, आपसे जमाएं स्वीकार करते हैं और आपको क्या देते हैं, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, कुछ इंटरेस्ट देते हैं ना। लेकिन जनता से डायरेक्ट वो क्या पैसा नहीं जमा कराता है आरबीआई। आरबीआई किसका पैसा रखता है? गवर्नमेंट का पैसा रखता है। दूसरा किसका पैसा रखता है? बैंकों का पैसा रखता है ना। अब उनको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? उनको कोई इंटरेस्ट देता नहीं, मतलब सरकार ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा करवा के रखा है उस पे सरकार को कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं। ठीक है। दूसरी बात, रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी तरह की प्रतिभूति आरबीआई नहीं खरीद सकता।
आरबीआई सिर्फ प्रतिभूति खरीदता है सरकारी चीजों की। जैसे सरकार की है अगर कोई चीज तो उसमें किसका शेयर होगा, आरबीआई ने लेके रखा होगा, क्योंकि आरबीआई किसकी संस्था हो गई है, सरकार की। ठीक है, अब बताइए अगर प्राइवेट कंपनियां अपना शेयर बेच रही हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड से, है ना, कैपिटल मार्केट से, पूंजी बाजार से, अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी बेच रही है तो आरबीआई जाके उसकी सिक्योरिटी खरीद नहीं सकती। ठीक है, कोई किसी भी इस कंपनी का शेयर डिवेंचर वगैरह नहीं खरीद सकती। लिमिट ऑन प्रोवाइडिंग लोन, आरबीआई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं, या आरबीआई सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बनाती है तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है कि कितना लिमिट तक लोन दे सकते हैं आप किसी डिपार्टमेंट को। कृषि क्षेत्र वालों को कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र वालों को कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कितना लोन दे सकते हैं, उन सब के ऊपर उनके पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, उससे ज्यादा वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, नो राइट टू हैव एनी फिक्स्ड एसेट। अब बताइए फिक्स्ड एसेट क्या होती है, अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं। अचल संपत्ति क्या होती है, बिल्डिंग लैंड। कह रहा है आरबीआई के पास अपनी कोई बिल्डिंग लैंड नहीं होनी चाहिए, तो सर ऑफिस कैसे बनेगी फिर, है ना, ऑफिस कैसे बनेगी, तो कह रहे हैं ऑफिस को छोड़कर उसका कार्यालय जहां पे है, जो कार्यालय है उस कार्यालय को छोड़कर कोई अदर फिक्स्ड एसेट आरबीआई अपने नाम से खरीद नहीं। कार वगैरह वो चल संपत्ति में आते हैं। नो पर्सनल लोन, मतलब आरबीआई में कोई अथॉरिटी पे आदमी बैठा हुआ है, हम उसको पर्सनली जानते हो, हमने कहा देखो भैया आप क्या करो, हमको लोन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि आरबीआई को ये अलाउ ही नहीं है किसी नॉर्मल आदमी को जाके पर्सनली लोन दे सके। वो किसको लोन देती है, गवर्नमेंट को या फिर बैंकों को। वो भी कौन से बैंकों को, जो इसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, सिर्फ उनको, अदर बैंकों को नहीं। आरबीआई से लोन लेने लायक और भी लोग होंगे, या टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा को भी आरबीआई लोन नहीं देती है। उसको कौन लोन देता होगा, एसबीआई देती होगी, क्योंकि वो व्यापारिक बैंक है। वो क्या है, तो भैया किसी को पर्सनली लोन देने को अलाउ नहीं है। तो कुछ चीजें छूट है एकदम सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन भी है। ठीक है, चलिए